ट्रंप और पुतिन के मंथन से क्या निकलेगा यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह मुलाकात युद्ध को एक खतरनाक टर्न दे सकता है। ज़ेलेंस्की को यूरोप का पूर्ण समर्थन है और ऐसे में माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका की कुछ शर्तों को मानने से इनकार कर सकते हैं, जिसके बाद अमेरिका खुद को युद्ध से पूरी तरह से अलग कर सकता है। फिलहाल दोनों देश युद्ध में बेहतर स्थिति में आने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले की शुरुआत कर दी है, तो वही यूक्रेन भी रूस की रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। यूक्रेन का मकसद है ज्यादा से ज्यादा तबाही। तो वहीं रूस का लक्ष्य है अधिक से अधिक इलाके पर कब्जा। दोनों देशों की सेनाएं अपना मिशन पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। रूस में रिफाइनरी जल रही है, तो वहीं कीव के पास हथियार गोदाम जल रहा है। रूसी सेना पर बमबारी हो रही है, तो वहीं यूक्रेनी फौज पर मिसाइल बरस रही है। दोनों देशों में तबाही का ग्राफ बेहद तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों अलास्का में होने वाली मुलाकात में अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश में हैं। रविवार रात रूस ने यूक्रेन पर 71 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन में 12 रूसी ड्रोन से अलग अलग जगहों पर धमाके हुए। यूक्रेन के 6 प्रांतों से तबाही की खबरें आई हैं। रूस की सारातोव रिफाइनरी में धमाकों के बाद रूसी फाइटर जेट्स एयर डिफेंस की परवाह न करते हुए यूक्रेनी बॉर्डर में घुस आए और कीव के करीब मौजूद इस हथियार डिपो को नष्ट कर दिया। खार्किव में भी रूसी सुखोई विमानों ने बमबारी की। यूक्रेन के 580 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। सूमी में आर्टिलरी से फायरिंग की गई। डोनेट्स्क पर कब्जे का प्लान भी बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना के पलटवार के बाद क्रामातोर्स्क हाईवे पर रूस कब्जे की तैयारी में है। रूसी सेना इस्कंदर मिसाइल और गेरान 2 ड्रोन से हमले कर रही है। कोशिश यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को खत्म करने की है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार की कई वजह हैं। पिछले 24 घंटे से यूक्रेन सूमी में बढ़त हासिल कर रहा है। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना पर हमले हो रहे हैं। पोक्रोवस्क में 120 रूसी सैनिकों की मौत हुई। रूसी कमांड सेंटर को बम से भस्म कर दिया गया। 24 घंटे में ही रूस की 2 रिफाइनरी बंद हो गई। रूस के कब्जा अभियान को रोकने के लिए यूक्रेन ने डोनेट्स्क और सूमी में सैनिकों की भारी तैनाती कर दी है। तो वहीं अगस्त में ही रूस के तेल प्रोडक्शन के बड़े हिस्से को बंद करने में यूक्रेन कामयाब हो गया है। और रूस में यूक्रेन ने 24 घंटे के भीतर 2 रिफाइनरी को ड्रोन हमले से क्षतिग्रस्त कर दिया है। पहला हमला सारातोव में हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन रिफाइनरी को जारी रखते हुए रूस की उख्ता रिफाइनरी पर हमला किया गया। दोनों रिफाइनरी में ड्रोन ब्लास्ट के बाद आग लग गई। अगस्त में हुए लगातार हमलों की वजह से रूस का 14% तेल प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। अगस्त में रिफाइनरी पर यह 5वां हमला था। यूक्रेन जिस उख्ता रिफाइनरी को यूक्रेन ने टारगेट किया, वो यूक्रेनी बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर है और इतनी दूर तक ड्रोन से हमला नहीं किया जा सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि हमला यूक्रेन के जासूसों ने किया है। दावा है कि रूस के भीतर से ही जासूसों ने ड्रोन हमला करके रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेन के जासूस ड्रोन से पहले भी कई बार हमले कर चुके हैं। यूक्रेन ने रिफाइनरी पर हमले के साथ ही एक और बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी मिसाइल फैक्ट्री को टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में KH-101 मिसाइल का प्रोडक्शन होता है। यही KH-32 मिसाइल भी बनाई जाती है। यूक्रेन ने यह हमला लॉन्ग रेंज ड्रोन से किया।
रूस के निजनी नोवगोरोद में फैक्ट्री के एक हिस्से से आग की लपटें उठती नजर आई। एयरक्राफ्ट और अंतरिक्ष से जुड़े मिशन के लिए भी रूस की ये फैक्ट्री अहम है। वॉर जोन में यूक्रेनी ड्रोन रूसी सेना की हर चालाकी पर भारी पड़ रहा है। रूसी सेना ने आर्टिलरी को छिपा कर रखा है, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर्स हर उस जगह तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन के हमलों से बौखला गई है। सूमी में यह आग उसी क्रोध और बौखलाहट का अंजाम है। सूमी में रूसी सेना को लगातार पीछे हटना पड़ा है, जिसके बाद रूस की तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। ज़ेपोरिज़िया में भी रूस ने हवाई हमले किए। रूस का बम एक बस स्टैंड के करीब गिरा, जिसकी वजह से 20 से अधिक लोग जख्मी हो गए। लेकिन इन हमलों के बीच यूक्रेन ने अमेरिकी बम से एक अंडरग्राउंड रूसी कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया है, जिसमें रूस के कई अफसरों की मौत हुई है। तो यूक्रेन ने खरसोन के ओलेस्की में GBU-62 बॉम्ब से हमला किया, जिसकी वजह से रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो गई। यहां 25 रूसी सैन्य अफसरों की मौत का दावा है। 11 रूसी सैनिक जख्मी भी हुए। खरसोन के कब्जे वाले इलाके में रूसी सेना ने अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बनाया हुआ था, जिसे यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। यूक्रेन के बम प्रहार में रूस के बटालियन कमांडर की मौत हो गई। कमांड पोस्ट में चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे। इसके अलावा रूसी इंजीनियरिंग चीफ की भी मौत हो गई। यूक्रेन के बम प्रहार में प्लाटून कमांडर की मौत हो गई। यूक्रेन सुखोई 27 फाइटर जेट से हमले कर रहा है। यूक्रेन को जब से अमेरिका से GBU-62 गाइडेड बम मिला है, तब से रूसी ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों यूक्रेन ने रूसी रेलवे स्टेशन पर हमले किए थे। अब रूस उसका भी इंतकाम ले रहा है। यूक्रेन के कई रेलवे स्टेशन को टारगेट करके ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। युद्ध में इस तेजी की वजह ट्रंप पुतिन के बीच होने वाली वार्ता है। रूस यूक्रेन दोनों खुद को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश में है। यूक्रेन की कोशिश है कि रूस सेना से अधिक इलाके को वापस लिया जाए, ताकि पुतिन का कब्जा प्लान नाकाम हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो एक तरफ दुनिया की नजरें पुतिन ट्रंप के बीच होने वाली अलास्का बैठक पर है, लेकिन इस बैठक से पहले रूस ने यूरोपीय देशों को नई धमकी दी है। रूस का दावा है उसके शस्त्रागार में ओरेश्निक से भी ज्यादा ताकतवर मिसाइल मौजूद है। दावा है कि ये रूस की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल है, जो एक साथ 12 शहरों को तबाह कर सकती है। सवाल है, रूस की ये टॉप सीक्रेट मिसाइल कौन सी है? और अलास्का वार्ता से 4 दिन पहले रूस ने यूरोप को अपनी टॉप सीक्रेट मिसाइल की धमकी क्यों दी? इस रिपोर्ट में देखिए। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर सीज फायर चाहते हैं, तो व्लादिमीर पुतिन सीज फायर के बदले यूक्रेन की जीती हुई जमीन पर कब्जा और आधिकारिक हक। ट्रंप और पुतिन की डील लगभग फाइनल मानी जा रही है, लेकिन इस बीच रूस ने अपने नए ब्रह्मास्त्र की धमकी देकर अमेरिका से यूरोप तक हड़कंप मचा दिया है। रूस का दावा है कि उसका नया ब्रह्मास्त्र ओरेश्निक से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो बोरिवस्टिक मिसाइल से भी ज्यादा तबाही मचाने में सक्षम है। रूस की माने तो पुतिन का नया ब्रह्मास्त्र एक बार में दुश्मन की संपूर्ण तबाही की गारंटी है। उसे रोकना नामुमकिन है।
रूस के उप विदेश मंत्री ने दावा किया है कि उनके शस्त्रागार में ओरेशनिक से भी उन्नत और घातक मिसाइल मौजूद है। सर्गेई ryabkov ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा, ओरेशनिक तो हमारे पास है ही, लेकिन और भी बहुत कुछ है। मैं वो नाम नहीं बता सकता जिसका नाम लेने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन वो मौजूद है और खतरनाक है। पुतिन के मंत्री ने रूस की नई मिसाइल का जिक्र किया, उसकी असीमित ताकत का संकेत दिया, लेकिन उसका नाम और असली खूबियों के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन सवाल है कि अलास्का में ट्रंप पुतिन के बीच होने वाली मीटिंग से पहले रूस ने अपनी नई मिसाइल की धमकी क्यों दी और इसके पीछे पुतिन की कौन सी नीति है? दरअसल इस धमकी के पीछे दो वजह मानी जा रही हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाना। नंबर 2, बगावत पर उतरे यूरोप को आखिरी अल्टीमेटम। ट्रंप पुतिन की शर्तों पर राजी होने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन इस बैठक में यूरोप रोड़ा बना हुआ है। ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर फ्रांस तक यूरोप के बड़े देश किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं चाहते। ऐसे में पुतिन की नई मिसाइल यूरोप को चेतावनी मानी जा रही है, वहीं ट्रंप के लिए संदेश। लेकिन सवाल है कि पुतिन की यह सीक्रेट मिसाइल कौन सी है जो संपूर्ण यूरोप का काल बन सकती है? यह भी आपको बताते हैं। और दावा है कि रूसी राष्ट्रपति का टॉप सीक्रेट ब्रह्मास्त्र केदर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिस पर रूस बीते 5 सालों से काम कर रहा है। इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा होने का दावा किया जाता है। रूसी दावों के मुताबिक यह मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की रफ्तार रूस 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने का दावा करता है। केदर आईसीबीएम का पहला परीक्षण रूस ने साल 2024 में किया था। यह मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे रूस की अभी तक की सबसे खतरनाक आईसीबीएम मिसाइल माना जा रहा है और यही वजह है कि केदर आईसीबीएम मिसाइल तैयारी होने के बाद रूस की यार्स मिसाइल की जगह लेगी तैयार होने के बाद। माना जा रहा है कि केदर मिसाइल रूस के जखीरे में शामिल होने वाली सबसे घातक और उन्नत आईसीबीएम है। यही वजह है कि पुतिन इसे यार्ड से रिप्लेस करने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूस 2026 तक इसका फाइनल टेस्ट कर प्रोडक्शन शुरू कर देगा, जिसके बाद इसे रूसी शस्त्रागार में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन केदर इकलौता ऐसा हथियार नहीं है जो संपूर्ण यूरोप में तबाही मचा सकता है। पुतिन के वैज्ञानिक ऐसे कई और हथियारों पर काम कर रहे हैं जिनकी काट यूरोप और अमेरिका के पास नहीं है। इस लिस्ट में टॉप पर पुतिन का नया गाइडेड क्लस्टर ग्लाइड बम है, जिसका नाम है PBK-500U ड्रिल। इसे टैंक, बख्तरबंद वाहन, रडार स्टेशन और मिसाइल सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत दुश्मन और रूसी सेना के बीच पहचान करने की क्षमता है। यह रडार के जरिए दुश्मन के हथियारों की पहचान करता है और इसके क्लस्टर उन पर सटीक हमला करते हैं। यानी ये एक बम एक साथ दुश्मन के कई वाहनों को तबाह कर सकता है। ये थर्मल सेंसर से लैस है, टैंक और सैन्य वाहनों का इंजन बंद होने पर भी उनकी पहचान कर सकता है। माना जा रहा है कि यह बम विकास के आखिरी चरण में है। हालांकि इसे 2024 में रूसी सेना में शामिल किया जाना था, लेकिन कुछ खामियों के कारण ऐसा नहीं हो सका।
माना जा रहा है कि इन्हें दूर कर लिया गया है और 2025 के अंत तक इसे रूसी सेना को सौंप दिया जाएगा। इधर रूस के एक नए ड्रोन ने भी यूरोप की धड़कनें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह है इसका पारंपरिक ड्रोन से बिल्कुल अलग होना। और पुतिन के इस नए ड्रोन का नाम क्वासीमस्त है। ये एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन है जिसमें कुल 4 ब्लेड लगे। ये ड्रोन ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरों से लैस है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसका एक केबल से कनेक्ट होना है, जिसके जरिए इसे लगातार इलेक्ट्रिक पावर मिलती है। यही वजह है कि क्वासीमस्त ड्रोन 20 दिन तक लगातार उड़ान भर सकता है। हालांकि केबल की वजह से इसकी उड़ान क्षमता सीमित है। यह आसमान में 100 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ान भर सकता है। इसे खासतौर पर निगरानी और संचार के लिए तैयार किया गया है। इसे जंगलों में क्लोज कॉम्बैट में बेहद उपयोगी माना जा रहा है। दावा है कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसकी नजरों से बच पाना संभव है, यानी 100 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद रहकर यह ड्रोन 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। रूस ने अपने इस नए ड्रोन का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे केबल के जरिए इस ड्रोन को 3 हफ्ते तक लगातार उड़ान भरने की शक्ति दी जाती है। रूस ने क्वासीमस्त ड्रोन को यूक्रेन जंग में उतार दिया है। दावा है कि इसे फ्रंट लाइन पर डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल इसे सिर्फ कलाश्निकोव ग्रुप को दिया गया है। इस ग्रुप के जवानों को ड्रोन उड़ाने की 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। साफ है, रूसी राष्ट्रपति भले ही अलास्का युद्ध विराम वार्ता के लिए जाने वाले हैं, लेकिन उनके जहन में यूरोप मिशन का पूरा ब्लूप्रिंट है, जिसे ध्यान में रखकर रूस की डिफेंस कंपनियां नए नए हथियार विकसित कर रही हैं। और अब इन्हीं हथियारों का टीजर जारी कर रूस ने यूरोप को हद में रहने की धमकी देनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले ही यूरोप में समीकरण बदल रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि युद्ध विराम फिर लटक सकता है, क्योंकि पुतिन की शर्तों से ज़ेलेंस्की बौखला रहे हैं, जबकि ट्रंप लगातार दबाव बनाकर ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए तैयार कर रहे हैं। इस बीच रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं, जबकि यूक्रेन ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अमेरिका ने सैन्य मदद से इनकार किया है। इस बीच नेटो के दूसरे देश सामने आए हैं, जो यूक्रेन को पहले की तरह बारूद सप्लाई करते रहेंगे, यानी अभी भी यूरोप में युद्ध के समीकरण बने हुए हैं। इस बीच अलास्का में युद्ध विराम पर मुहर लग पाएगी, इसको लेकर काफी सस्पेंस है। 100 घंटे बाद युद्ध विराम या युद्ध का नया चैप्टर आरंभ। दोनों ही परिस्थितियों में यूक्रेन का संकट काल शुरू हो जाएगा। अगर ज़ेलेंस्की मान गए तो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा उनके हाथ से चला जाएगा। अगर ज़ेलेंस्की नहीं माने तो रूस के संपूर्ण प्रहार से यूक्रेन का खात्मा हो जाएगा। पुतिन दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। यानी पुतिन ठान चुके हैं कि अलास्का में यूक्रेन को लेकर कोई ना कोई फैसला जरूर लेना है। उधर अमेरिका ने भी तैयारी कर ली है। अगर ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होते हैं तो यूक्रेन की सैन्य सहायता रोक दी जाएगी। अब सिर्फ यूक्रेन के पास दूसरे नेटो देशों से हथियार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं, जबकि नेटो इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए नेटो को अमेरिका से हथियार खरीदने होंगे। दरअसल ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वो शांति दूत हैं, जिनके इशारे पर दुनिया के कई देश युद्ध विराम कर चुके हैं। लेकिन ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध है। दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने के लिए ट्रंप
कई बार कोशिश कर चुके हैं, अब जाकर पुतिन मुलाकात को तैयार हुए हैं। लेकिन अभी भी ज़ेलेंस्की का भरोसा नहीं है कि वो सीज फायर मानेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की को सस्पेंस है कि वो अलास्का जाएंगे भी या नहीं। हो सकता है वो 15 अगस्त को अलास्का जाएं, लेकिन मीटिंग में शामिल ना हो। और मीटिंग में शामिल हुए बिना ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए क्यों तैयार होंगे? वैसे भी पुतिन की शर्तें इतनी कठोर हैं कि ज़ेलेंस्की का उन शर्तों को मानना मुश्किल भरा फैसला होगा। इस बीच ज़ेलेंस्की बड़े संकट में फंस चुके हैं कि अगर ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम पर मोहर नहीं लगाई तो अमेरिका यूक्रेन की हर तरह की मदद रोक देगा। जिसमें सैन्य और वित्तीय सहायता दोनों शामिल है। और उसी वक्त रूस बड़ा हमला करके यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। ऐसे में खबर है कि ज़ेलेंस्की ने दूसरे नेटो देशों से गुहार लगाई है, जिससे अलास्का मीटिंग से पहले रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। जिसमें सबसे पहले टारगेट पर क्रीमिया है, जिसे यूक्रेन हर कीमत पर वापस लेना चाहता है। तो रूस के हमलों से घबराकर ज़ेलेंस्की फिर नेटो की शरण में पहुंचे हैं, जिसके बाद नेटो ने क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया है। नेटो अब फ्रंट लाइन पर आकर हमला कर सकता है। इस बीच रूस ने क्रीमिया को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। साथ ही काला सागर में सेवेस्तोपोल बेस के पास 10 वॉरशिप तैनात किए गए। इसके अलावा काला सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजी गई है। साथ ही बॉम्बर्स और सर्विलांस ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अगर कोई क्रीमिया का सुरक्षा चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत इंटरसेप्ट कर दिया जाए, जिससे नेटो की हर चाल को विफल कर दिया जाए। एक तरफ नेटो के साथ मिलकर यूक्रेन लंबे युद्ध की तैयारी में जुटा है, जिससे रूस के कब्जे में आए इलाकों को दोबारा वापस ले सके, जबकि दूसरी तरफ रूस ने भी हमले बढ़ा दिए हैं। जिससे 15 अगस्त से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर सके। अब ऐसी परिस्थितियों में युद्ध विराम की संभावना संकट में पड़ती दिख रही है, यानी आसार 50-50 है। सिर्फ ट्रंप का दबाव ही काम कर सकता है। माना जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने का ऐलान ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने की रणनीति है, जिससे वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। नेटो ने काला सागर में अपने 2 ही विमान भेजकर संकेत दिया है कि वो यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। अब युद्ध विराम हो या ना हो, लेकिन नेटो में फिर एक बार फूट पड़ सकती है। हथियार सप्लाई को लेकर अमेरिका से दूसरे नेटो देशों में टकराव सामने आ सकता है। अब समझिए, अभी तक यूक्रेन को सबसे ज्यादा सैन्य सहायता करने वाले देश कौन से हैं? जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 5,89,000 करोड़ रुपए की मदद भेजी है। दूसरे नंबर पर यूरोपीय देश ब्रिटेन है, जिसने यूक्रेन को 92,000 करोड़ का बारूद सप्लाई किया है। इसके बाद जर्मनी ने 87,000 करोड़ के हथियार यूक्रेन को अब तक सप्लाई किए हैं। फिर फ्रांस ने 35,000 करोड़ के बारूदी सप्लाई यूक्रेन को की है। इसी तरह यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने 26,000 करोड़ के हथियार भेजे हैं। पोलैंड से ही हथियार सप्लाई का रूट भी है। अजरबैजान आर्मीनिया में पीस डील, थाईलैंड कंबोडिया में युद्ध विराम, ईरान इजराइल में सीज फायर। ये दावा अमेरिका के प्रेसिडेंट कर रहे हैं कि वो शांति के पक्षधर हैं और दुनिया में कई युद्ध विराम कराए हैं। लेकिन ये अलग बात है, कई देश इस दावे को नहीं मानते हैं। अब ट्रंप रूस यूक्रेन में सीज फायर कराकर एक और उपलब्धि दर्ज कराना चाहते हैं। हो सकता है ट्रंप चाहते हो कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, लेकिन इससे तय करना नोबेल पुरस्कार ज्यूरी का काम है। वैसे भी अभी रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की संभावना बेहद कम दिख रही है।
क्योंकि पुतिन की शर्तों के सामने ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। बस ट्रंप दबाव बनाकर ऐसा करा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस बड़ा आक्रमण करके यूक्रेन के कई हिस्सों का विलय करा लेगा, जैसे 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था। इस वक्त रूस सूमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन में मजबूत स्थिति में है। इन इलाकों पर 90% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है, जबकि 15 अगस्त से पहले पूरे कब्जे का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही कुछ और प्रांतों में बढ़त बनाई जा सकती है। यानी रूस का प्लान क्लियर है कि उसे यूक्रेन का बड़ा हिस्सा कब्जाना है, जिससे यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से काला सागर से काटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अलास्का में रूस अमेरिका शिखर सम्मेलन का मुद्दा है यूक्रेन में शांति स्थापना, जिसमें पुतिन की शर्तों पर और यूक्रेन के भू भाग पर फैसला होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फैसले में यूक्रेन की सहमति नहीं पूछी जाएगी। यही वजह है कि यूक्रेन समेत यूरोप ने ट्रंप के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए। लेकिन इस बगावत का अंजाम क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध विराम के लिए समझौते की तैयारी। ज़ेलेंस्की के बिना यूक्रेन पर फैसला। पंद्रह अगस्त को पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली वार्ता के लिए अलास्का तैयार है। लेकिन वार्ता जिस विषय पर होनी है, जिस देश के भविष्य का फैसला ट्रंप और पुतिन समझौते की मेज पर करने वाले हैं, उस देश का प्रतिनिधि इस वार्ता में नहीं होगा। तो क्या ज़ेलेंस्की के बिना यूक्रेन का भविष्य तय होगा? क्या ट्रंप पुतिन का फैसला ज़ेलेंस्की मानेंगे? और क्या यूरोप ट्रंप पुतिन के फैसले से सहमत होगा? कूटनीति के मोर्चे पर ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। क्योंकि ट्रंप अगर कोई फैसला लेते हैं तो ज़ेलेंस्की भले ही उस पर अपनी असहमति जता सकते हैं, लेकिन यूरोप के लिए स्थिति बहुत कठिन हो जाएगी। उनके लिए नाफरमानी का मतलब होगा सीधे अमेरिका का विरोध। और यह हुआ तो अमेरिका यूरोप के बीच बड़ी खाई बन जाएगी। वहीं यूरोप के खिलाफ एक्शन लेने से पुतिन को रोक भी नहीं पाएंगे, जिसका मतलब है कि यूरोप पर एटमी हमले का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए यूरोप ट्रंप पुतिन की वार्ता को लेकर एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए यूरोपीय देशों की बैठक का दौर चल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इन बैठकों में ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें पहली मांग ये उठी है कि अलास्का वार्ता में ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि ये मांग जायज भी है, क्योंकि जिस देश पर फैसला होना है उसके प्रतिनिधित्व के बिना उसके भविष्य का फैसला करना उस देश के अधिकारों का हनन है। तो क्या अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है या फिर कोई मजबूरी है? जवाब जेडी वैंस के बयान से मिलता है। अब मुमकिन है कि पुतिन की शर्त की वजह से ज़ेलेंस्की को अलास्का सम्मेलन में आमंत्रित ना किया गया हो, लेकिन इस फैसले से यूक्रेन ही नहीं यूरोप भी भड़क गया है। क्योंकि यूरोप ने इसे पुतिन की शर्तों पर ट्रंप की नरमी मान लिया है, जिसका संकेत है कि यूक्रेन को रूस के लिए अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। क्रीमिया को रूस के कब्जे की मान्यता मिल जाएगी। खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया भी पुतिन यूक्रेन को वापस नहीं देंगे और पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास रीजन यूक्रेन पूरी तरह खो देगा। यही वजह है कि यूरोपीय देशों ने ट्रंप पुतिन के अलास्का शिखर सम्मेलन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें सबसे पहले जर्मनी ने मोर्चा खोला है। जैसे तेवर इस समय यूरोपीय नेताओं ने अपनाए हैं,
वो ट्रंप से बगावत के संकेत दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप यूरोप के दबाव में आएंगे, यानी अमेरिका वार्ता के जिस स्तर पर पहुंचा है वहां से वापसी बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए अगर रुख बदलता है तो यूरोप को बदलना होगा। लेकिन हैरानी की बात है कि यूरोप अपने रुख पर अड़ा है। इसीलिए स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने ज़ेलेंस्की से बात की। इस बातचीत में उन्होंने ज़ेलेंस्की को फाइटर प्लेन की मदद की पेशकश की, यानी स्वीडन अब यूक्रेन को जास 39 ग्रिपेन की सप्लाई करेगा। यही नहीं, यूरोपीय विश्लेषकों ने दावा किया है कि पुतिन ट्रंप की वार्ता में अगर क्षेत्रीय रियायत पर सहमति बनी तो यह यूरोप के लिए खतरनाक स्थिति होगी। इसी विश्लेषण को चेतावनी मानते हुए यूरोपीय संघ ने एक बैठक बुलाई है, जिसका विषय वार्ता में यूरोप को शामिल कराना है, जिसकी गंभीरता यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख के बयान से जाहिर होती है। उनके मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच किसी भी समझौते में यूरोपीय संघ को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि यूरोप के 2 देश ऐसे भी हैं जो ट्रंप के फैसले को मान सकते हैं, और ये उनके आधिकारिक बयान से जाहिर होता है, जो उनके टेलीफोनिक वार्ता के बाद कार्यालयों से जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटेन, फ्रांस संयुक्त रूप से यूक्रेन का समर्थन करते हैं, लेकिन यूक्रेन में न्याय संगत स्थायी शांति भी चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का दोनों देश स्वागत करते हैं। आने वाले दिनों में हम ट्रंप और ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर काम करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर यूक्रेन वार्ता में यूक्रेन को शामिल न करने पर ट्रंप से टकराव को जन्म दे रहा है, तो फिर आगे क्या होगा? जवाब है, यूरोप से अमेरिका की दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी कीमत होगी यूक्रेन के भूगोल में परिवर्तन। इसके अलावा यूरोप पर अगर रूस हमला करता है तो ट्रंप इसमें दखल नहीं देंगे। हालांकि अमेरिका का दावा है कि इस बैठक में ज़ेलेंस्की को शामिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये अलग वार्ता के जरिए होगा, यानी फैसला पहले हो चुका होगा, बाद में ज़ेलेंस्की को बुलाकर फैसले की ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इधर यूक्रेन में भाड़े के सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दावा है कि अब लैटिन अमेरिका के ड्रग तस्कर भी रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो चुके हैं और इन ड्रग तस्करों के टारगेट पर सोवियत काल के T-62 टैंक है। ये भाड़े के सैनिक चुन चुनकर इन सालों पुराने टैंकों को अब तबाह कर रहे हैं। कहीं रूसी टैंक आग की लपटों में घिरे हैं, तो कहीं दुश्मन के बारूद की चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में रूस के तबाह टैंक जगह जगह बिखरे पड़े हैं। जिनमें सबसे आधुनिक T-90, T-80 और T-72 टैंक तक शामिल हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों में जो टैंक यूक्रेन का प्राइमरी टारगेट बना है, वो है सोवियत काल में बना T-62 टैंक। T-62 टैंकों को रूस ने कब्जे वाले इलाकों में तैनात कर रखा है, जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर तबाह किया जा रहा है। जनवरी फरवरी में जहां सिर्फ 4 T-62 टैंक तबाह हुए थे, वहीं मार्च, अप्रैल, मई और जून यानी 4 महीने में 32 T-62 टैंक तबाह हो चुके हैं। ये पोक्रोवस का वीडियो है, जहां T-62 टैंक तबाह कर दिया गया। ये वीडियो डोनेट्स्क का है, जहां रूस का T-62 टैंक धू धू कर जलता नजर आया। दरअसल ज़ेलेंस्की ने मर्सनरीज यानी भाड़े के सैनिकों को रूसी टैंक ध्वस्त करने के काम पर लगाया है, जिसके बदले उन्हें भारी इनाम दिया जा रहा है।
दावा है कि इसके लिए यूक्रेन ने लैटिन अमेरिका से मर्सनरीज बुलाए हैं। इसमें ड्रग तस्करी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इन्हें यूक्रेन में खास ट्रेनिंग दी गई है, आधुनिक सैन्य हथियार चलाने सिखाए गए हैं, साथ ही ड्रोन हमले की ट्रेनिंग भी दी गई है। लैटिन अमेरिकी ड्रग तस्करों के यूक्रेन पहुंचने का दावा रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने भी किया है। मेदवेदेव ने अपने एक बयान में कहा, यूक्रेन ने सारी हदें पार कर दी। लैटिन अमेरिका में ड्रग तस्करी से जुड़े लोग यूक्रेनी सेना में शामिल किए गए हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेंटागन को लैटिन अमेरिका में आतंकवाद से लड़ने का निर्देश दिया है तो उन्हें अपनी सेना कीव भेजनी चाहिए, जहां वो ड्रग तस्करी से जुड़े भाड़े के सैनिकों का सफाया कर सकते हैं। दावा है कि लैटिन अमेरिका से आए मर्सनरी सिर्फ पैसों के लिए यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। टैंक तबाह करने पर भारी इनाम की घोषणा की वजह से इनके निशाने पर T-62 टैंक आ गए हैं। लेकिन सवाल है कि T-62 टैंक भाड़े के सैनिकों के प्राइमरी टारगेट क्यों बन गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। T-62 टैंकों को सोवियत संघ की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इन्हें 1960 के दशक में विकसित किया गया था। ये उस वक्त के सबसे घातक टैंकों में शामिल था। शीत युद्ध के दौरान रूस का प्रमुख टैंक था, लेकिन आज इन पुराने टैंकों को तबाह करना ज्यादा आसान है। इसीलिए भाड़े के सैनिक इन्हें टारगेट कर रहे हैं। जंग में टैंकों की कमी के चलते T-62 टैंकों को रूसी कब्जे वाले इलाकों में तैनात किया गया है, ताकि मेन बैटल टैंकों को फ्रंट लाइन पर भेजा जा सके। अब मर्सनरीज के इन्हें तबाह करने से रूसी कब्जे वाले इलाकों में सुरक्षा कमजोर होने का खतरा पैदा हो गया है। जो ज़ेलेंस्की के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और गाजा में विध्वंस रुका नहीं है, बल्कि सबसे भयानक दौर में शुरू हो गया है। बेंजामिन अपने प्लान को पूरा कराने के लिए तबाही मचाने का फरमान जारी कर चुके हैं, जिसके बाद जबरदस्त बमबारी की गई है, जिसमें 5 पत्रकार भी मारे गए, जिन्हें इजरायल ने हमास से जुड़ा हुआ बताया। यानी अब गाजा में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ IDF सैनिकों को छोड़कर। गाजा में विध्वंस का दूसरा दौर आरंभ हो चुका है। अब बेंजामिन रुकने वाले नहीं हैं। जब तक पूरा गाजा कब्रिस्तान में नहीं बदल जाता, तब तक इसी तरह हमले जारी रहेंगे। इन 2 तस्वीरों को देखिए, कैसे गाजा तबाह हो रहा है। एक तरफ बम बरस रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ रोटी के लिए लोग दौड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आसमान से पैराशूट के जरिए खाना गिराया जा रहा है, जिसे लेने के लिए लोग बमबारी के बीच भी भागे जा रहे हैं। बेंजामिन ने गाजा के फाइनल प्लान पर सुरक्षा परिषद की सहमति दर्ज करा ली है। अब गाजा में इजराइल का विस्तार करने का प्लान शुरू हो चुका है। 75% गाजा पर संपूर्ण कब्जे के लिए IDF की 5 बटालियन लगाई गई हैं। जबकि 25% गाजा में लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और गाजा में तबाही की असली हकीकत जो सामने ला रहा है, उसे मारा जा रहा है। अब गाजा में पत्रकारों को भी मारा जा रहा है। इजराइल के जहाजों ने मीडिया कैंप पर बम गिराए, जिसमें अल जजीरा के 5 पत्रकार मारे गए। वरिष्ठ पत्रकार अनस अल शरीफ लगातार गाजा को कवर कर रहे थे, वो भी इस हमले में मारे गए। उनके साथ मोहम्मद कुरिका, इब्राहिम जहीर, मोमिन अलाइवा और मोहम्मद नौफाल भी मारे गए। इनका कैंप अल शिफा अस्पताल के बाहर था, तभी जबरदस्त बमबारी की गई।
इससे पहले भी पत्रकारों और यूएन राहत सेवा दल के सदस्यों की भी ऐसे हमलों में मौत हो चुकी है। इजराइल ने इन सभी को हमास से जुड़ा हुआ बताया है और कहा है कि ये हमास की रॉकेट स्क्वाड जबालिया बटालियन के लिए काम कर रहे थे। इजराइल के ऐसे हमले बता रहे हैं कि वो अब गाजा में जो विध्वंस हो रहा है उसकी तस्वीरें बाहर नहीं आने देना चाहता, जिससे अरब मुल्कों का गुस्सा न भड़के, साथ ही यूरोप के देश भी विरोध में न उतर आए। जैसे हालात हैं उससे लग रहा है कि इजराइल ने गाजा में सबरा शातिला जैसा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी तरह का नरसंहार साल 1982 में लेबनान की राजधानी बैरूत में भी हुआ था, जब शरणार्थी कैंपों पर हमले किए गए थे। उन कैंपों के नाम सबरा और शातिला थे, इसलिए उसे सबरा शातिला नरसंहार कहा गया। हो सकता है ऐसे ही हमले अल मवाली और राफा पर किए जाएं, क्योंकि इजराइल गाजा वासियों को वहीं शिफ्ट करने की तैयारी में है। गाजा में मची चीख पुकार को लेकर अरब देश भड़क गए हैं। यूरोपीय देश भी नाराज हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने ऑपरेशन गाजा का विरोध किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कनाडा के साथ मिलकर फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के लिए 5 शर्तों वाला प्लान बनाया है, जिनके पूरा होने के बाद ही गाजा में नरसंहार रुक सकता है। पहला स्टेप है हमास का संपूर्ण खात्मा। दूसरा स्टेप है सारे बंधक सुरक्षित लौटाए जाएं। तीसरा स्टेप है गाजा के लोगों का विस्थापन किया जाए। चौथा स्टेप है गाजा पट्टी पर इजराइल का पूरा कंट्रोल हो। पांचवा स्टेप है गाजा के लिए गवर्निंग काउंसिल बनाई जाए। बेंजामिन के इसी ब्लूप्रिंट के तहत गाजा में काम किया जा रहा है और जब तक यह पूरा नहीं होता इसी तरह गाजा पर बारूद बरसता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ऐलान किया है कि वो शुक्रवार को रूस जाएंगे पुतिन से मिलने। अलास्का की में 15 तारीख को मीटिंग तय थी। पुतिन और ट्रंप अलास्का में, अमेरिका के अलास्का में मिलने वाले थे, लेकिन अब ट्रंप ने खुद ही ऐलान किया है कि वो रूस जा रहे हैं और उसी दिन शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप रूस जाएंगे, जबकि 15 अगस्त को अलास्का जो कि अमेरिका में है वहां मिलना था पुतिन और ट्रंप को यूक्रेन के में हो रहे युद्ध को लेकर, वहां पर युद्ध विराम पर बात करने के लिए, अपनी अपनी शर्तें रखने के लिए। लेकिन अब खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद रूस जा रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं फ्राइडे को पुतिन से मिलने रूस जा रहा हूं। ट्रंप ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं शुक्रवार को रूस जा रहा हूं। तो क्या पुतिन ने आने से मना कर दिया इसलिए ट्रंप अब जा रहे हैं रूस खुद? क्योंकि पहले अभी तक यह बात थी कि 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में, हालांकि वो रूस के करीब है, मात्र 80 से 90 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां मीटिंग होनी थी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊंगा। यही वो ट्रंप हैं जो कभी कुछ भी कर सकते हैं। 50 दिन का समय देकर उसको 10 दिन कर सकते हैं और पुतिन को बुलाकर फिर कह सकते हैं कि मैं खुद रूस जा रहा हूं। खैर, मध्य पूर्व के मोर्चे पर सुलगी बारूदी चिंगारी अब तक नहीं बुझी है, बल्कि ये चिंगारी अब विनाश की ज्वाला में बदलने जा रही है और इस विनाश का कारण होगा ट्रंप का न्यूक्लियर विहीन ईरान बनाने का फैसला। देखिए, मध्य पूर्व के मोर्चे पर ईरान पर अमेरिकी हमले ने एक वॉर जोन में जो चिंगारी सुलगाई है वो अब ज्वाला में तब्दील होने जा रही है, क्योंकि ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने के लिए राजी है। ईरान के विरुद्ध फिर भड़केगा युद्ध। बयान जेडी वैंस का है, लेकिन ईरान के लिए यह अल्टीमेटम ट्रंप का है, जिसके बाद ईरान ने तुरंत एक बड़ा कदम उठाया है। यह कदम है अपने परमाणु वैज्ञानिकों की सुरक्षा। रिपोर्ट है कि ईरान ने अपने परमाणु वैज्ञानिकों को गुप्त जगह शिफ्ट कर दिया है। ये वही 15 परमाणु वैज्ञानिक हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑपरेट कर रहे हैं।